हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साखर कोचिंग क्लासेस गुनाह में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। कौन से? मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। इसको पढ़ने से पहले आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को सागर कोचिंग क्लासेस गुना की तरफ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दो ही पर्वत है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दो ही पर्वत है, जिनमें एक है सतपुड़ा पर्वत और दूसरा है विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, और दूसरा कौन सा है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक तीसरा पर्वत भी है जिसे अपन कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार इतना मध्य प्रदेश में है नहीं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत श्रेणी का इतना विस्तार है नहीं, और सबसे ज्यादा विस्तार किस चीज का है तो विंध्य पर्वत का और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार देखने को मिलता है विशेष रूप से, ठीक है ना, प्रमुख रूप से। लेकिन जो अपनी अरावली पर्वत श्रेणी है वो उसका विस्तार भी देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान से लगा है। तो राजस्थान में ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, जैसे कि नीमच, मंदसौर, ठीक है ना, नीचे आ जाएंगे रतलाम, तो इनमें किसका विस्तार देखने को मिलता है तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे ना तो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, लेकिन यदि आपको आए कि आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है या नहीं, तो आप नीमच, मंदसौर इन जिलों में बता सकते हैं कि हाँ भाई है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार भी है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत और और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना। ये वाला जो नीचे वाला जो मैंने भाग बनाया है, ये वाला, इसे अपन ये मैंने बनाया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके ऊपर ये है नर्मदा भ्रंश घाटी और इसके नीचे है ये ताप्ती भ्रंश घाटी, ठीक है ना। और इसके ऊपर कौन है तो विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत के ऊपर कौन सा आता है तो मालवा का पठार आता है। क्या आता है? मालवा का पठार आता है। सबसे पहले देखते हैं पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि मालवा का पठार और पर्वतों में अंतर क्या होता है। तो जो पठार होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्री सतह। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। ये क्या है? एक बॉक्स है, और इसे अपन क्या मान रहे हैं? समुद्र मान रहे हैं। ये क्या है? एक समुद्र है, ठीक है। और इसी के समांतर ये क्या है? भूमि है। ये कौन है? भूमि है, स्थलखंड, ठीक है ना, स्थलखंड। और ये कौन सा है? समुद्र है। ये समुद्र, ठीक है, समुद्र। तो समुद्र की जो सतह होती है, जो ऊपर का जल का भाग होता है, जो किससे लगा होता है? भूमि से लगा होता है। यानी कि ये वाला जो भाग है, ये जो भूमि से लगा हुआ है, इससे अपन क्या नापते हैं? किसी भी पर्वत या किसी भी जगह की ऊंचाई मापते हैं। क्या करते हैं? इस जगह से क्या करते हैं? किसी भी चोटी या पहाड़ कितना ऊंचा है, इसकी अपन ऊंचाई मापते हैं। किससे? इस सतह से, जो कि भूमि से लगी हुई है, ठीक है, समुद्र की ऊपरी सतह। तो यानी कि जैसे कोई ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या भाग है? ये उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है, यानी कि भूमि से ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसे कितना मान लीजिए आप, 200 मीटर या 300 मीटर या 500 मीटर, ठीक है ना, कितना भी मान लीजिए। तो भूमि पर जो पठार होता है वो क्या रहता है? उठा हुआ भाग रहता है। क्या रहता है? एक टेबल की तरह क्या होता है? उठा हुआ भाग रहता है। लेकिन वो ऊपर से क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। यानी कि जो स्थलखंड है, जो समुद्री सतह है, उससे क्या होता है? उठा हुआ, ये समुद्री सतह से उठा हुआ भाग, और ऊपर से क्या हो? समतल हो, उसे अपन क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पर्वत होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है। वो क्या होता है? नुकीला। वो यानी कि इससे जो इसकी जो ऊंचाई है, इससे क्या होता है? ऊंचा होता है। यानी कि लगभग 800 मीटर या 1000 मीटर से जो ऊपर होते हैं उन्हें अपन पर्वत श्रेणियों में गिन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यानी कि पठार से जिसका भाग क्या हो? और भी ऊंचा हो, और जो कैसा हो? ऊपर से नुकीला हो, यानी कि उसकी चोटियां निकल रही हो उसमें, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो पठार और पर्वत, ठीक है। पर्वत क्या होता है? नुकीला होता है, जबकि पठार क्या होता है? उठा हुआ भाग रहता है, लेकिन वो क्या रहता है? समतल रहता है ऊपर से। जैसे कि अपना जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये क्या है? उठा हुआ है, समुद्री सतह से क्या है? ऊपर से उठा हुआ है। तो इसलिए अपन इस पे रह रहे हैं, तो ये क्या है? समतल है, तो इस पे अपन रह सकते हैं, कृषि कर सकते हैं,
मकान बना सकते हैं। अब आप चोटियों पे जाके तो मकान बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक बात याद रखना, दुनिया के जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है? अपने हिमालय पर्वत पे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिमालय पर्वत पे पाई जाती है। हिमालय पर्वत देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख लीजिए, रॉकी पर्वत देख लीजिए, ठीक है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है। ये सारी की सारी जो जो मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियां ना, ये सारी की सारी नई पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। कैसी पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है? नई पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। और इनको अपन वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? वलित पर्वत। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो अधिकतर किस पे पाई जाती है? तो वलित पर्वतों पे ही पाई जाती है। कौन से पर्वतों पे? वलित पर्वत, अर्थात नए पर्वतों पे पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो पर्वत है, जैसे कि ये भांडेर पर्वत हो, सॉरी बिंद पर्वत हो गया, अरब जो सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये पर्वत कैसे हैं? ये पर्वत हैं पुराने पर्वत। इन्हें अपन अपशिष्ट पर्वतों में गिनते हैं। कौन से पर्वतों में गिनते हैं? अपशिष्ट पर्वतों में गिनते हैं। यानी कि ये पर्वत जो है ये हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। क्या है? ये हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा विंध्य पर्वत हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। भारत में विस्तृत अरावली पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। और वो कौन सी श्रेणी में आती है? तो अपशिष्ट श्रेणियों में आती है। यानी कि ये पहले कभी, यानी कि प्राचीन काल में हिमालय से भी ज्यादा विस्तृत हुआ करती थी। यानी कि इसका आकार आज जितना हिमालय है, हिमालय से भी काफी ज्यादा गुना था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, समय के साथ साथ वो क्या हो गया, कटता छटता चला गया। नदियों ने काट दिया, ठीक है ना। नदियां क्या करती हैं? काटती रहती हैं, हवा धूप चट्टाने चटकती रहती हैं इससे। तो ये क्या हो गया? अब अपशिष्ट पर्वत हो गए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो विंध्य पर्वत है वो भी कैसा है? तो एक अपशिष्ट पर्वत ही है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, सबसे पहले अगर अपन भारत का मैप बना के देखते हैं, यदि भारत का मैप मैं यहाँ बना देता हूँ जरा सा। यदि अपन भारत का मैप बनाते हैं, ये वाला जो दक्षिणी भारत है, ठीक है ना, ये गुजरात आ गया है, ये गुजरात चला गया है, ये ऊपर राजस्थान निकल गया है। इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी इंडिया आ गया, ठीक है। तो ये जो पर्वत है यहाँ पे कौन सा सबसे पहले आता है? अपना अरावली पर्वत श्रेणी आती है। अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। कौन से में? राजस्थान राज्य में। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और दिल्ली के मजनू के टीला तक जाता है। कौन से टीले तक जाता है? दिल्ली में से मजनू के टीले के नाम से एक जगह है, वहां तक क्या उनसे पर्वत चला जाता है। तो अपना अरावली पर्वत श्रेणी चली जाती है, ठीक है। तो अरावली श्रेणी इसके पूर्व में, ठीक है, यानी कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी आता है इसका थोड़ा बहुत भाग, यानी कि मैंने अभी बताया था ना इसी में। इसके दक्षिण में कौन सा है? तो इसके दक्षिण में अपना मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार, मालवा पठार के दक्षिण में कौन सा है? तो मालवा पठार के दक्षिण में अपना विंध्य पर्वत है। कौन सा है? विंध्य पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्य पर्वत है, ठीक है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सी है? तो नर्मदा भ्रंश घाटी है। कौन सी है? नर्मदा भ्रंश घाटी, ठीक है ना, ये बनाई हुई मैंने, नर्मदा भ्रंश घाटी। और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी हो गई। अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सा है? तो मालवा का पठार है। मालवा पठार के दक्षिण में कौन सा है? तो विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सी है? तो नर्मदा भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सा है? तो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मान लीजिए नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों या किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ठीक है। पर्वत श्रेणी मान ली थोड़ी देर के लिए मालवा पठार को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा जैसे कि मालवा पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में, ठीक है। मालवा पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में या फिर सतपुड़ा पर्वत कोई भी दे दे, या अरावली पर्वत श्रेणी और एक ऑप्शन चिपका दे इनमें से कौन सा, विंध्य पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी या मालवा पठार के बीच में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए
कि नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच में, कौन से में, सतपुड़ा पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी श्रेणी आती, कौन सी नदी भ्रंश घाटी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी घाटी है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी है। विंध्य पर्वत के उत्तर में कौन से पठार स्थित है, तो विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है अपना मालवा का पठार। ठीक है, माला पठार के दक्षिण में कौन स्थित है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, माला पठार के उत्तर में कौन स्थित है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि अब ये चीजें आप गलत नहीं कराओगे। अब हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वो तीन चार राज्यों में, 4 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात हो गया, ये गुजरात के पूर्वी गुजरात से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, कौन सी है, पश्चिमी श्रेणी राजपीपला है। ठीक है, याद रखिए इस तरीके से कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो राजपीपला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजपीपला का जो विस्तार है वो कहाँ तक चला जाता है, तो गुजरात तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, गुजरात तक। ठीक है, और इस गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक ये क्या चला जाता है, अपना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी चली जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए तो सतपुड़ा पर्वत की जो लंबाई है वो लगभग 900 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 900 किलोमीटर है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत ही है। कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत का क्या है, मतलब संपूर्ण भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, कोई सतह है। ठीक है, ये क्या है, सतह है। इस पर क्या हो गया, मतलब ये कोई पर्वत है, ये क्या है, कोई पर्वत है। ठीक है, पर्वत नहीं है ये, इस तरीके से मान लीजिए कि ये कोई नॉर्मल सतह है। ठीक है, ये एक सतह है। अब सतह में क्या होता है, हमारी पृथ्वी के नीचे क्या होता है, पृथ्वी का जो नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लेटें। जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक अर्थात प्रशांत प्लेट। ठीक है ना, इस तरीके से क्या पाई जाती है, यूरेशियन प्लेट। ये क्या पाई जाती है, नीचे प्लेटें पाई जाती है। जो प्लेटें हैं वो क्या रहती हैं, गतिशील रहती है, हमेशा क्या है, गतिशील। यानी कि ऐसे गतिशील नहीं कि भागती फिर रही है इधर उधर, नहीं, एक साल में मुश्किल से 1 इंच खिसक जाए, या एक गेहूं या एक चावल का दाना, मान लीजिए चावल के दाने बराबर क्या होती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है या फिर एक दूसरे के पास आ जाती है। क्या, प्लेटें 2 प्रकार की गति पाई जाती है प्लेटों में, या तो पास आ रही है या क्या जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, मान लीजिए ये पर्वत, ये जो श्रेणी है यानी कि जो ब्लॉक पर्वत है, ये क्या था, पहले एक समतल स्थल था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, ये दोनों यानी कि प्लेटों में खिंचाव हुआ और ये दोनों प्लेटें क्या हो गई, आपस में खिसक गई, और इस जगह की प्लेटें भी क्या हो गई, आपस में खिसक गई। यानी कि ये वाला जो प्लेट है ना इस तरफ खिसक गया और बीच वाला भाग ऐसा कैसे रह गया, और ये वाला जो प्लेट है वो इस तरफ खिसक गया। यानी कि ये प्लेट है, मान लीजिए ये क्या है, प्लेटों की दिशा है। ठीक है, ये प्लेटें इस तरफ खिसक गई और ये प्लेटें इस तरफ खिसक गई। तो जब प्लेटें खिसकेंगी तो क्या होगी, जमीन नीचे धंसेगी ना। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो बीच वाला जो भाग है, मैंने बीच वाला जो भाग है ये जो मैंने पकड़ नहीं रखा है, ये इस तरफ चला जाता है, ये इस तरफ चला जाता है, जो बीच वाला भाग है वो ऐसा कैसा ही रह जाता है। तो जब अपन यहाँ से देखेंगे तो ये कैसा पर्वत दिखाई देगा, एक ये समतल जगह कैसी दिखाई देगी, एक पर्वतनुमा दिखाई देगी, क्योंकि ये जो भाग है ये कैसे खिसक गया, ये नीचे धंस गया। कैसे नीचे धंस गया, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग अपन को क्या दिखाई देगा, एक पर्वत के रूप में ही दिखाई देगा ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई घाटी में खड़े हो, लेकिन ऊपर क्या है, एक समतल मैदान है। आप घाटी में खड़े हो लेकिन ऊपर समतल मैदान है, ठीक है ना, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऊपर समतल मैदान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, रह सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। और जब आप घाटी में खड़ोगे तो घाटी में जब नीचे खड़े होकर जब आप ऊपर देखोगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, एक तरह से
पर्वत के नुमा दिखाई देगा। कैसे? एक जैसे पर्वत है, ठीक है, पर्वत के नुमा दिखाई देगा। और दोनों तरफ क्या हो गया, इसके खिंचाव हो जाने के चलते ये क्या हो गई, दोनों तरफ से भ्रंश घाटियों का निर्माण हो गया। कैसे हो गया? भ्रंश घाटियों का निर्माण हो गया, ठीक है। आप कल्पना कीजिए, आप जितनी भूगोल में जितनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं, आप उतना ही अच्छा भूगोल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं घाटी में और दोनों तरफ घाटियों में खड़े हैं, इस तरफ भी घाटी है और इस तरफ भी घाटी है, लेकिन जो बीच वाला भाग है वो समतल मैदान है, लेकिन वो उठा हुआ है। कहाँ से देखते हैं अपन? तब घाटी से देखते हैं तब, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वो उठा हुआ है, तो ये वाला भाग क्या हो गया? ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। ये कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत हो गया, ठीक है। ये कौन सी हो गई? नर्मदा घाटी मान लीजिए इसे, नर्मदा भ्रंश घाटी मान लीजिए, क्या? नर्मदा। और ये वो कौन सी हो गई? ताप्ती हो गई, ठीक है, ताप्ती भ्रंश घाटी। तो ये वाली ताप्ती, ये वाली नर्मदा। तो ये दोनों नदियों से क्या है? दोनों भ्रंश घाटियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखने पर सतपुड़ा पर्वत को हम मुख्य रूप से तो 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में बांटते हैं? 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? राजपीपला श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी। इस 3 भागों में किसको बांटते हैं अपन? सतपुड़ा पर्वत को बांटते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अध्ययन से जब अपन मध्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो अपन उसे देखते हैं कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों को भी किस में गिना जाता है? इनको भी अलग से गिना जाता है सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत ही, ठीक है। तो ये क्या है? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां भी किसके अंतर्गत आती हैं? तो सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। आप डालिए सबसे पहले हेडिंग राजपीपला। कौन सी? राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी का जो विस्तार है वो पूर्वी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। क्या है? बुरहानपुर दर्रा। ये जो मैंने गैप बनाया ये वाला ऐसे करके, ये क्या है? बुरहानपुर दर्रा। कौन सा है? बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। बुरहानपुर दर्रा है ये वाला जो भाग है ये क्या है? बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर जो दर्रा है वो मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र दर्रा है। क्या? बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र दर्रा है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में एकमात्र दर्रा कौन सा स्थित है, तो बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। तो राजपीपला का विस्तार पूर्वी गुजरात से लेकर कहाँ तक स्थित है? तो बुरहानपुर दर्रे तक स्थित है। कहाँ तक है? बुरहानपुर दर्रे तक ये क्या चला आता है? तो राजपीपला श्रेणी चली आती है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, ठीक है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में, ठीक है, तो बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी है? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से ही ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है, जो कि बैतूल से निकलती है, ठीक है ना। तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? अपनी ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी? ताप्ती नदी। और ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों के अंतर्गत ही यहीं पर काफी सारी पहाड़ियां हैं, जिनमें से एक यहीं पे पहाड़ियां भी स्थित हैं। आप इतना देख लीजिए कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां और नर्मदा नदी के बीच का जो समतल मैदान दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैदान दिख रहा है, साफ साफ जो मैदान दिख रहा है सफेद सफेद, इसे अपन नीमाण का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? नीमाण मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? नीमाण मैदान, ठीक है, नीमाण मैदान। तो नीमाण का मैदान किन के बीच में स्थित है? तो नीमाण का मैदान सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा भ्रंश घाटी के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया एक। तो सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा मैदान स्थित है? तो नीमाण का मैदान स्थित है, ठीक है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां से ताप्ती नदी निकलती है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों के पूर्व में जाने पर एक श्रेणी मिलती है जिसका नाम क्या है? महादेव पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? महादेव पर्वत श्रेणी। महादेव पर्वत श्रेणी पर ही एक चोटी है जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसी के साथ सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ ही है। कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। धूपगढ़ जो चोटी है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कौन सी चोटी स्थित है अपनी?
धूपगढ़ चोटी स्थित है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी क्या है, सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है और इसी के साथ में मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ ये, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है तथा ये किस जिले में पड़ती है, तो होशंगाबाद जिले में पड़ती है। धूपगढ़ चोटी के पास ही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल्स स्टेशन कौन सा है, तो पंचमढ़ी स्थित है। कौन सा, पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी के पास होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, पंचमढ़ी में एक बोरी अभ्यारण्य भी है। ठीक है ना, होशंगाबाद जिले में कौन सा है, तो बोरी अभ्यारण्य भी स्थित है। बोरी अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन कहाँ पाया जाता है, बोरी अभ्यारण्य में ही पाया जाता है। इसके बाद आते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। क्या, मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। कौन सा आकार है, तो इसका अर्धचंद्राकार आकृति का है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार आकृति वाली श्रेणी कौन सी है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी, मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत मैकाल पर्वत श्रेणी का जो आकार है वो कैसा है, तो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। अमरकंटक चोटी से ही 3-4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, एक निकलती है नर्मदा नदी, दूसरी कौन सी निकलती है, नर्मदा, देख लीजिए, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा। इसके बाद सोन, जोहिला और रिहंद। कौन सी, रिहंद नदी। रिहंद नदी इस साइड से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहती है। तो नर्मदा, सोन, जोहिला और रिहंद नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी की जो अमरकंटक चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 1124 मीटर है। कितनी है, 1124 मीटर है। ये अमरकंटक जो स्थित है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में, अनूपपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और अनूपपुर की कौन सी तहसील में पड़ता है, तो पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में पड़ता है, तो अमरकंटक जो चोटी है वो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ती है। कौन सी, पुष्पराजगढ़ तहसील में, पुष्पराज तहसील में पड़ती है। पुष्पराजगढ़ तहसील में कौन सी चोटी स्थित है, तो अपनी अमरकंटक की चोटी है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा को भी निर्धारित करता है। ठीक है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ भी कुछ दूरी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ भी विस्तृत है। क्या, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा का भी निर्धारण करती है। कौन सी, तो मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा भी बनाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा भी कौन सी श्रेणी बनाती है, तो अपनी मैकाल पर्वत श्रेणी ही बनाती है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा का भी निर्धारण करती है। ठीक है, अमरकंटक चोटी से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है, तो खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो कि खंबात की खाड़ी में जल गिराती है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। और दूसरी कौन सी है, तो ताप्ती है, क्योंकि ताप्ती और नर्मदा दोनों की दोनों कहाँ जाके जल गिराती है, तो खंबात की खाड़ी में जाके जल गिराती है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी का जो आकार है वो कैसा है, तो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत एक चीज के लिए और फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर यानी कि इस तरफ नर्मदा नदी तरफ। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण यानी कि ताप्ती नदी की तरफ। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो भारत का ढलान है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जाएंगे अपन, ये मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, यानी कि इसका उत्तरी भाग कौन सा हो गया, ये हो गया, और इसका दक्षिणी भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जाने पर जो भारत का ढलान है, यानी कि ढलान किसे कहते हैं अपन, जिस तरफ पानी चला जाता है ना, ढलान। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जाने पर जो भारत का ढलान है वो किस तरफ चला जाता है, तो गंगा घाटी की तरफ हो जाता है। किस तरफ हो जाता है, गंगा घाटी की तरफ। यानी कि
सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जाने पर जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढलान है, यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है वो किस तरफ चला जाता है, तो गंगा नदी की तरफ चला जाता है। कौन सी नदी तरफ चला जाता है, तो गंगा नदी। ये कौन सी नदी जा रही है, गंगा नदी, ठीक है। तो जो इस वाले भाग का जो ढलान है वो किस तरफ हो जाता है, तो गंगा घाटी की तरफ हो जाता है, यानी कि उत्तर पूर्वी ढलान है किसके, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, ठीक है। जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आने पर, यानी कि इस पर्वत के दक्षिण में आने पर जो प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आने पर जो प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है वो किस ओर हो जाता है, तो पूर्व की तरफ हो जाता है। किस तरफ हो जाता है, पूर्व की तरफ हो जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी तरफ हो जाता है, ठीक है ना, पूर्व की तरफ हो जाता है किसका, प्रायद्वीपीय भारत का ढलान, ठीक है। इसीलिए आपने अधिकतर देखा होगा जो भी नदियां, जो भी माला पठार से जो भी नदियां निकलती है वो अधिकतर किस में जाके मिलती है, या तो चंबल में मिलती है, ठीक है, चंबल में मिलती है, या डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है, या गंगा नदी में, यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। मतलब उनका किसी न किसी रूप में जल कहाँ जा रहा है, तो गंगा नदी में ही जा रहा है, चाहे कोई सी भी नदी निकली। जैसे कि चंबल नदी है, चंबल नदी निकल रही है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में कहाँ चली जाती है, तो इटावा के पास, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी का जल कहाँ जाके मिलता है, तो गंगा नदी में मिलता है, ठीक है, गंगा नदी में मिलता है। तो गंगा नदी आखिरकार जो जल है वो कहाँ पहुंच गया, गंगा नदी में पहुंच गया ना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश अगर वो इंदौर जिले से निकल रही है, यानी कि इंदौर जिला यहाँ मान लीजिए सिगार चोटी है, वो इंदौर जिले में ही स्थित है, ठीक है, यहाँ इंदौर है, तो वो इस तरफ भी तो आ सकती थी, नहीं, लेकिन इस तरफ गई और यहाँ पे आके गंगा नदी में आके मिल जाती है, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत के जो उत्तर में जो ढलान है वो किस तरफ है, तो गंगा घाटी की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ से जो भी नदियां निकलती हैं, जैसे कि अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, सोन नदी कहाँ जाके जल गिराती है, तो डायरेक्ट गंगा नदी में जाके जल गिराती है, ठीक है। तो जो भी सतपुड़ा पर्वत से उत्तर में जो भी नदियां निकलती है, जैसे माला पठार हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड से आदि जो नदियां निकलती हैं वो किस में जाके मिलती है, तो अपने गंगा नदी में जाके मिलती है। लेकिन इसके दक्षिण में जो नदियां निकलती हैं, जैसे कि बेनगंगा नदी हुई, ठीक है, बेनगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो सिवनी जिले से निकलती है। तो बेनगंगा नदी है वो अधिकतर किस में जल गिराती है, तो गोदावरी नदी में जाके जल गिराती है। कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र से निकलने के बाद में जल कहाँ गिरा रही है, तो बंगाली खाड़ी। इस तरफ कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है, यानी कि इस छोर से निकल रही है और कहाँ जा रही है, इस छोर तक बह रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो ढलान है, यानी कि इसके दक्षिण में आने पर जो ढलान होता है वो किस ओर हो जाता है, तो पूर्व की तरफ हो जाता है। किस तरफ हो जाता है, पूर्व की तरफ हो जाता है। इसीलिए जो अधिकांश नदियां हैं वो, यानी कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो नदियां बहती हैं उनका अधिकांश पानी किस में चला जाता है, गोदावरी नदी में ही जाता है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद किससे जाता है, गोदावरी नदी। और बेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत का उत्तर में ढलान उत्तर पूर्व की तरफ हो जाता है, जबकि दक्षिण में पूर्वी तरफ हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर जबकि ये तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी तो इस तरफ बह रही हैं, ये तो ढलान के विपरीत। तो प्रायद्वीपीय भारत की दो ही मात्र ऐसी नदियां हैं जो कि ढलान के विपरीत बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की दो ही ऐसी नदियां हैं जो कि ढलान के विपरीत बहती हैं। वो कौन कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती है, क्योंकि ये दोनों की दोनों भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि ये घाटी में बहती है और इनकी जो स्पीड होती है वो बहने की काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि सतह से निचले, यानी कि धसी हुई जमीन में कौन सी बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इसीलिए इनका जो ये क्या है, ढलान के विपरीत बह पाती है। कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ठीक है। तो ये था अपना सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन विंध्य पर्वत पे। कौन सा, विंध्य पर्वत। ये वाला जो भाग है इसे अपन क्या कहते हैं, विंध्य पर्वत कहते हैं। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। भारत का भी दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत विंध्य पर्वत ही है, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, तो अरावली। अरावली दुनिया का ही सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। इसके बाद विंध्य पर्वत भारत को दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में बांट देता है, यानी कि ये भारत को दो बराबर भागों में बांट देता है। कौन कौन सा, यानी कि इसके नीचे वाला जो भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, तो दक्षिणी भारत, यानी कि ये विंध्य पर्वत रहा, इसके ऊपर में उत्तरी भारत और इसके दक्षिण में दक्षिणी भारत, यानी कि पठारी भारत और मैदानी भारत में डिवाइड कर देता है। कौन,
विंध्य पर्वत, दो भागों में बांट देता है, ठीक है। विंध्य पर्वत का जो विस्तार है वो भी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? बिहार तक चला जाता है, ठीक है। विंध्य पर्वत का विस्तार। विंध्य पर्वत को अपन 3 श्रेणियों में बांट लेते हैं। ये कौन सी श्रेणी है? ये विंध्य श्रेणी है। इसके बाद आती है इसकी भांडेर श्रेणी और इसके बाद आती है कैमूर श्रेणी, ठीक है। विंध्य पर्वत की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो 1080 किलोमीटर है। कितनी है? 1080 किलोमीटर क्या है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, इसकी विस्तार पूरा का पूरा 1080 किलोमीटर के समथिंग ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए विंध्य पर्वत की जो बीच वाली श्रेणी है उसे अपन क्या कहते हैं? भांडेर श्रेणी कहते हैं। भांडेर श्रेणी के मध्य विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सी कहलाती है? तो कैमूर श्रेणी है। विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी को क्या नाम दिया गया है? तो कैमूर श्रेणी दिया गया है। उसके बाद में इसके दक्षिण में कौन सी आती है? तो भांडेर श्रेणी आती है और फिर विंध्य श्रेणी भी आ जाती है, ठीक है। ये विंध्य श्रेणी है जो है वो क्या है? मालवा पठार में विस्तृत है। ये क्या है? मालवा के पठार में विस्तृत है, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी जो सिगार चोटी है, विंध्य पर्वत श्रेणी पर ही कौन सी चोटी है? सिगार चोटी है, ठीक है। सिगार चोटी, सिगार चोटी जो कि इंदौर जिले में स्थित है। सिगार चोटी मालवा की सबसे बड़ी चोटी है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार चोटी है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 881 मीटर है। कितनी है? 881 मीटर, ठीक है। तो सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। किस जिले में पड़ती है? तो इंदौर जिले में पड़ती है। और कौन सी पर्वत श्रेणी पे स्थित है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी पे। लेकिन ये विंध्य पर्वत श्रेणी में कौन सा भाग आ जाता है? अपना मालवा का पठार भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मालवा का पठार आ जाता है। इसलिए मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिगार है, ठीक है। ऊंचाई याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बस इतना याद रखना कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार है, ठीक है। इसके बाद आते हैं भांडेर श्रेणी। कौन सी? भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी अर्थात पूरे विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो सिद्ध बाबा है। कौन सी है? सिद्ध बाबा, ठीक है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिद्ध बाबा है। जो कि सिद्ध बाबा चोटी विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ ही साथ ये बुंदेलखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपनी सिद्ध बाबा ही है। कौन सी है? सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर है, ठीक है। तो भांडेर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिद्ध बाबा है, जो कि बुंदेलखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा किस में चला जाता है? तो यहाँ से लेके यहाँ दतिया तक ये वाला जो भाग है ये किस में चला आता है? तो बुंदेलखंड में आता है। कौन से भाग में आता है? तो बुंदेलखंड में आता है। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिद्ध बाबा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। कौन सी? कैमूर पर्वत श्रेणी। कैमूर पर्वत श्रेणी ये सोन नदी का जल मार्ग रोकती है। क्या करती है? सोन नदी को ये रोक लेती है। सोन नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होने के बाद में जब इससे टकराती है तो क्या हो जाती है? ये इस तरफ घूम जाती है सोन नदी, ठीक है। यानी कि ये सीधे न जाकर, यदि ये सीधे जाती तो उत्तर प्रदेश में यहीं पे आके कहाँ से मिल जाती? गंगा नदी से मिल जाती। लेकिन क्या करता है? बीच में कौन आ जाता है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी आ जाती है। कौन सी आती है? कैमूर पर्वत श्रेणी आ जाती है, जिसके चलते सोन नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। और फिर ये कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी से तो पटना में जाके मिलती है। बिहार की राजधानी पटना के पास में सोन नदी गंगा नदी से मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है? जल विभाजक का काम भी करती है। यानी कि इस तरफ सिंधु जो सोन नदी है उसका जल मार्ग रोक लेती है। इसको सोन नदी ने काफी काट भी दिया है। किसको? कैमूर श्रेणी को। यानी कैमूर श्रेणी का जो भाग कटा हुआ है वो किसने काटा है? तो सोन नदी ने ही काटा है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो कैमूर श्रेणी है। इसके बाद में कौन सी आती है? तो भांडेर श्रेणी आती है। इसके बाद में कौन सी आती है? तो विंध्य श्रेणी ही आती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत को ब्रह्मसोत पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मसोत पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत को अपन ब्रह्मसोत पर्वत भी कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मसोत पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मसोत पर्वत है, ठीक है।
अब आपसे सतपुड़ा पर्वत से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी का नाम क्या है, तो मैकाल श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे मध्य श्रेणी का नाम क्या है, तो महादेव पर्वत श्रेणी है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रेणी का नाम क्या है, तो राजपीपला है। कौन सा? राजपीपला है। ठीक है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची सबसे पूर्वी चोटी का सबसे पूर्वी श्रेणी का कहलाती है, तो कैमूर श्रेणी कहलाती है। इसके बाद में सिद्ध बाबा चोटी किस श्रेणी पे स्थित है, तो भांडेर पर्वत श्रेणी पे स्थित है। जबकि सिगार चोटी कहाँ पड़ती है, तो विंध्य पर्वत पे ही पड़ती है, जो कि किस में स्थित है, तो मालवा क्षेत्र में स्थित है। और मालवा क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये क्या है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है। कौन सी? सिगार। ठीक है। सिगार चोटी। ये क्या करता है, जो विंध्य पर्वत है वो नर्मदा, और यानी कि ये नर्मदा रही इसके पीछे, इसके नीचे क्या रही, नर्मदा, और यहां से जो नदियां निकलती है वो किस में जाती है, तो गंगा नदी में जाती है। तो नर्मदा और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम करता है। कौन करता है? विंध्य पर्वत है वो क्या करता है, गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र के बीच में क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। तंत्र उसे कहते हैं जिसमें एक नदी मेन नदी होती है और उसकी अनेक सहायक नदियां, जैसे नर्मदा नदी एक नदी हो गई मेन, और इसकी जो अनेक सहायक नदियां हैं उन्हें सबको मिलाकर क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र में जो जल विभाजक का काम करता है, तो वो कौन करता है, तो विंध्य पर्वत ही करता है। ठीक है। तो ये थे मध्य प्रदेश के दोनों पर्वत, कौन कौन से, मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है। अगर इनसे कुछ क्वेश्चन छूटे भी हो तो इसमें विंध्य पर्वत में बांधवगढ़ की पहाड़ियां भी आ जाती है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं, बांधवगढ़ की पहाड़ियां भी स्थित है। ठीक है। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है ना यहाँ पे, तो बांधवगढ़ की पहाड़ियां भी किस में आ जाती है, कैमूर पर्वत श्रेणी में ही आती है। कौन से में? कैमूर पर्वत श्रेणी में। ठीक है। विंध्य पर्वत के अंतर्गत ही। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत दोनों के दोनों। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें अब आपसे गलत नहीं होंगी और अच्छे से समझ चुके होंगे। ये जो विंध्य पर्वत है ये भी क्या है, एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा है, तो एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा है? अपना विंध्य पर्वत है। और विंध्य पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की। ठीक है। धन्यवाद।